नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएन मैथ क्लासेज में। आज हम सभी मैट्रिसेस के दूसरे भाग में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड एग्जांपल फॉर 5 को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला मैट्रिसेस है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? इट हैज ओनली वन कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो, एक से ज्यादा कॉलम न हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एक मैट्रिसेस लिया A इज इक्वल टू, सपोज दैट हमने 7 लिया। कौन सा एलिमेंट? 7। तो इसमें हम देखिए कितने रो है? 1 रो है एंड 1 कॉलम है। इसका मतलब इसमें कॉलम एक हमने लिया है, नंबर ऑफ रो से हम मतलब नहीं रख रहे हैं। अगर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज दैट C इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 2 5। इसमें कितने रो है? 2 रो है एंड कितने कॉलम है? 1 कॉलम है, यानी 2 क्रॉस 1 का ये मैट्रिसेस है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं x इज इक्वल टू 2 7 3। इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ रो 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर p इज इक्वल टू 7 रूट 2 5 8। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 4 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 है। इन सभी को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो पाते हैं सभी में नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 1 है। नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 1 है। लेकिन नंबर ऑफ रोज क्या है? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो, लेकिन हमें देखना है नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1 है, केवल और केवल एक है, तो वह कॉलम मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। कॉलम मैट्रिक्स का जनरल टर्म क्या होगा? A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस 1। कॉलम क्या होगा? 1 होगा एंड नंबर ऑफ रो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, m के प्लेस पे कुछ भी रख सकते हैं। दूसरा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? इट हैज ओनली 1 रो, जिसमें केवल और केवल एक रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए A इज इक्वल टू, हमने एलिमेंट ले लिया 5। इसमें कितने रो है? 1 रो एंड 1 कॉलम है। दूसरा एग्जांपल लिया B इज इक्वल टू 7 एंड 2, यानी इसमें कितने रो है? 1 रो है और 2 कॉलम है। हमने एक और एग्जांपल लिया x इज इक्वल टू 3 9 1। इसमें कितने रो है? 1 रो है एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। कितने कॉलम है? 3 है। 1 इंटू 3। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू 3 रूट 5 7 1। तो इसमें कितने रो है? 1 रो है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। ये मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 का है, 1 क्रॉस 2 का है, 1 क्रॉस 3 का है एंड 1 क्रॉस 4 का है। इनको ऑब्जर्व करने से हमें पता चलता है नंबर ऑफ रोज हर जगह क्या है? 1 है। नंबर ऑफ रोज अगर 1 है तो उन सभी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। यानी अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे P इज इक्वल टू 3 9 1 2 5 6। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ रो यहाँ पे क्या है? 2 है। नंबर ऑफ रो 2 आ गया तो यह रो मैट्रिक्स नहीं होगा, यह रो मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन यह सभी एग्जांपल में क्या है? नंबर ऑफ रो 1 है, इसलिए यह क्या होगा? रो मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ रो 1 होने पर उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स का जनरल टर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म क्या होगा? A इज इक्वल टू Bij 1 क्रॉस n, यानी नंबर ऑफ रो हमने फिक्स कर दिया है एंड नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 था, 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था। तो नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है, बट नंबर ऑफ रो क्या हमने कर दिया? फिक्स कर दिया। यानी जहां पे नंबर ऑफ रो 1 हो उसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है थर्ड टाइप्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स।
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज को हम किससे डिनोट करते हैं, m से, और नंबर ऑफ कॉलम को l से। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल के लिए हम एक a इज इक्वल टू, एक एग्जांपल लेते हैं 2 7 3 1। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज कितना है, 2 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है, 2 है। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जांपल ले लें, b इज इक्वल टू 3 9 2 7 5 3 2 1 5। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितना है, 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम देखिए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे, यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, A इज इक्वल टू aij m क्रॉस m, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, m क्रॉस m, नंबर ऑफ रोज भी m एंड नंबर ऑफ कॉलम भी m। टाइप 4 डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? A square matrix in which non-diagonal element are 0 and main diagonal element are any number। एग्जाम्पल के लिए, जब इसके पहले वीडियो में बताया गया है, एलिमेंट के फॉर्म में जब नंबर को लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता था, a11 a12। एलिमेंट को किससे डिनोट किया जाता था, aij, i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे 1, क्योंकि पहले रो और पहले कॉलम में है तो 1 1 रखते थे। ये पहले रो और दूसरे कॉलम में है 1 2, तीसरा एलिमेंट a13 होता था, फिर a21 a22 a23 a31 a32 a33 एंड सो ऑन, ऐसे होता था। तो यहाँ पे अगर हम एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेते हैं तो इसमें a11 i और j का वैल्यू सेम है, a22 i और j का वैल्यू सेम है, a33 i और j का वैल्यू सेम है। तो जहां पे i और j का वैल्यू सेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, उसे हम डायगोनल एलिमेंट बोल देंगे। नेक्स्ट, जहां पे i नॉट इक्वल टू j, i और j सेम नहीं है, मतलब ये 1 1 1 1 2 2 3 3 हुआ तो इसे i और j क्या थे, इक्वल थे, तो इसे डायगोनल एलिमेंट, इसको क्या हमने बोला, डायगोनल एलिमेंट। इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो क्या कहे जाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट कहे जाएंगे। मतलब जहां पे वो i और j इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 है 2 है, i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 2, i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 3, i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 3, i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 1, i का वैल्यू 3 j का वैल्यू 1, i का वैल्यू 3 j का वैल्यू 2। तो यहाँ पे इन सभी एलिमेंट में i और j इक्वल नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब हमें यहीं पे देखना है कि जो मेन डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट है, उनका वैल्यू कुछ भी आप रख दीजिए, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू क्या रखना है, 0 ही रखना है। यहाँ पे क्या कंडीशन दिया, aij इज इक्वल टू 0 व्हेन i नॉट इक्वल टू 0, i नॉट इक्वल टू j। जब i का वैल्यू j के बराबर नहीं है, j के इक्वल नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या रखना है, 0 रखना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 5 7 3 9 1 6 5 2। यह एक 3 क्रॉस 3, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें यह जो मेन डायगोनल एलिमेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, मेन डायगोनल कहेंगे। मेन डायगोनल कैसे पता चलता है, एक स्क्वायर में डायगोनल कैसे पता चलता है, डायगोनल इधर से भी होता है इधर से भी होता है। तो लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर से राइट साइड के डाउन कॉर्नर बिलो कॉर्नर को अगर हम टच करते हैं तो ये क्या होता है, मेन डायगोनल होता है। तो यहाँ पे 2 9 2 क्या है, यह डायगोनल एलिमेंट है। बाकी जो एलिमेंट है अगर इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 रहे, इसका वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं 2 0 0 7, तो यहाँ पे भी क्या है, मेन डायगोनल का एलिमेंट
कुछ ना कोई नंबर है, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। अगर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 3930050007, तो यहाँ पे भी क्या है, मेन डायगोनल का एलिमेंट क्या है, कोई ना कोई नंबर है, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है, इसलिए क्या कहा जाएगा, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, आई नॉट इक्वल टू जे होने पर वह एलिमेंट 0 होते हैं, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, एंड मेन डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? A square matrix in which non-diagonal element are 0 and diagonal element are any constant। मतलब हमें ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हो रहे थे उन सभी का वैल्यू क्या हो, 0 होना चाहिए, बट डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू कोई कांस्टेंट होना चाहिए। एग्जांपल के लिए a इज इक्वल टू हमने लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो यहाँ पे क्या हमने पाया, मेन डायगोनल का एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट क्या है, कोई कांस्टेंट 2 है, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। इसका कंडीशन क्या होता है, आई नॉट इक्वल टू जे होने पर, जब आई का वैल्यू जे के इक्वल नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट जब हो तो क्या होना चाहिए, 0, एंड i इज इक्वल टू जे का मतलब है कि वो डायगोनल एलिमेंट होता है, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 7 कोई भी कांस्टेंट आप रख सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट को क्या रखना है, 0। मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो एंड डायगोनल एलिमेंट और एनी कांस्टेंट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसमें कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं, 2 3 5 7 8 कुछ भी। यहाँ पे क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या है, डायगोनल एलिमेंट में जो एलिमेंट होते थे डायगोनल के वो कुछ भी हो सकते थे, बट यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या लेना है, कोई कांस्टेंट लेना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट यहाँ भी 0 रहेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में भी 0 रहेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच आई ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे, जब आई का वैल्यू जे के इक्वल हो, मतलब आई का वैल्यू जब जे के इक्वल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट एंड आई नॉट इक्वल टू जे, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0, एंड डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए a इज इक्वल टू हमने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पे मेन डायगोनल का एलिमेंट जो है वो क्या है, 1 है। मेन डायगोनल का एलिमेंट क्या है, 1 है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, a square matrix in which diagonal element are 1 and non-diagonal element are 0 is called identity matrix। तीनों में डिफरेंस क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते थे, नॉन डायगोनल 0। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 ही रहेगा, बट डायगोनल एलिमेंट क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, बट डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं। यहाँ 2 नहीं रख सकते, 2 अगर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब इन तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। डायगोनल एलिमेंट में डिफरेंस है, डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, स्केलर में कांस्टेंट होगा, आइडेंटिटी में 1 होगा। अब इन तीनों से हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या, इसे हम क्या कर सकते हैं, क्या डायगोनल एलिमेंट इसको कह सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट का एक कंडीशन कंप्लीट करता है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का कंडीशन क्या था, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 एंड डायगोनल एलिमेंट एनी नंबर, कोई भी नंबर है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि यह एक इस डायगोनल मैट्रिक्स भी है। यहाँ पे क्या डायगोनल मैट्रिक्स का शर्त कंप्लीट होता है, यहाँ पे भी क्या है, मेन डायगोनल एलिमेंट कोई ना कोई नंबर है
एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो यानी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो आप कह सकते हैं एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। एवरी स्केलर मैट्रिक्स is diagonal matrix, and every identity matrix is a diagonal matrix। एवरी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होता है एंड एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल होता है। बट डायगोनल जो है स्केलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल लें तो यह क्या है, डायगोनल है बट यह स्केलर नहीं है, यह डायगोनल है बट आइडेंटिटी नहीं है। तो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट कंपल्सरी स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट every scalar matrix is diagonal matrix and every identity matrix is diagonal matrix। इन दोनों में क्या कॉमन है, स्केलर मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म सेम रहेगा, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म सेम रहेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि यह सभी स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं। कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। जैसे हम एग्जांपल ले लें इसका, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो आप ये कह सकते हैं एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है स्केलर होता है। एग्जांपल के लिए 1 1 1 है, यह क्या, यह स्केलर के कंडीशन को कंप्लीट करता है, क्योंकि स्केलर का कंडीशन क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि कोई कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 है। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स के शर्त को कंप्लीट करता है, इसलिए every identity matrix is scalar matrix but not every scalar matrix is identity matrix। अगर हम यहाँ पे 3 3 3 ले लेते हैं तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, 4 लेंगे तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। यानी ये तीनों कंप्लीट आप समझ चुके होंगे। आई होप आप इस तीनों टाइप को डिफरेंस क्या है, कॉमन क्या है, समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए a इज इक्वल टू हमने ले लिया 0 0 0 0, यह 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और इसमें सभी एलिमेंट क्या है, जीरो, इसलिए हम जीरो एलिमेंट इसे कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। b इज इक्वल टू हमने एक एग्जांपल लिया 0 0 0 0 0 0, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, लेकिन सभी एलिमेंट इसमें जीरो है, इसलिए हम इसे जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसमें क्या हम कहेंगे, सभी यह 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसमें सभी एलिमेंट क्या है, जीरो, इसलिए हम इसे जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जीरो मैट्रिक्स के लिए जरूरी नहीं कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो कोई भी किसी भी डिग्री का हो सकता है। इसको हम O से डिनोट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के इक्वल होने का कंडीशन। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, तो इसके लिए दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, मतलब उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर कंप्लीट होता है तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। जैसे एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू उसके एलिमेंट को Aij से डिनोट करेंगे और दूसरा मैट्रिक्स है B जिसको एलिमेंट को Bij से डिनोट करेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया A इज इक्वल टू 2 1 5 7 और दूसरा एग्जांपल लिया B इज इक्वल टू 2 1 5 7
तो यहाँ पे हम ऑर्डर पहला कंडीशन क्या कंप्लीट करना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम है, यहाँ भी 2 रो एंड 2 कॉलम है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, सेम है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट मतलब a11 a12 a21 a22 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब a11 के इक्वल होना चाहिए, a12 के इक्वल होना चाहिए, a21 के इक्वल होना चाहिए, a22 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ हम पाते हैं कि ऑर्डर भी सेम है और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। 2 के प्लेस 2 या क्या है, a11 होता है, यहाँ भी a11 2 है, यहाँ पे a12 1 है, यहाँ भी a12 भी 1 है, यहाँ पे a21 5 है, यहाँ भी a21 5 है, यहाँ पे a22 7 है, यहाँ भी a22 7 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, A इज इक्वल टू बी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5 2 एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 5 2 7 3 9 1 और दूसरा मैट्रिक्स हम B इज इक्वल टू लेते हैं 3 3 5 1 2 7 5। तो यहां हम पाते हैं कि यह मैट्रिक्स जो है 2 क्रॉस 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 का है और इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 क्रॉस 2 है। तो यहाँ पे सेम ऑर्डर नहीं है, इनका ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए A नॉट इक्वल टू B होगा, A और B इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने A इज इक्वल टू एक एग्जांपल लिया 2 1 5 3 1 9 7 2 5 और दूसरा एग्जांपल लिया B इज इक्वल टू 3 1 5 2 1 7। तो यहां पे हम पाते हैं और एलिमेंट ले लेते हैं 3 9 1। तो यहाँ पे हम पाते हैं यह 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, यह भी 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स है। यहाँ पे ऑर्डर तो सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखा जाए तो A11 के इक्वल नहीं है, A12 के इक्वल है, A13 के इक्वल है, A21 के इक्वल नहीं है। तो मतलब कोई भी एक एलिमेंट अगर डिफरेंट आया, कोई भी एक एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम देखेंगे उसमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो हम तुरंत कह देंगे कि A इज नॉट इक्वल टू B, A और B क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है? आई होप आप समझ चुके होंगे कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है। अब हम उससे रिलेटेड एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 4 है, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दिया गया है, इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल है। अब इसके अकॉर्डिंग क्वालिटी का कंडीशन लगा के A B C X Y Z का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हियर बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, both matrices are equal, then corresponding element of each matrix are equal, corresponding element of both matrix आर इक्वल, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन यही था कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया, इसका मतलब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देते हैं, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 3 का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 के इक्वल मिल जाएगा। क्लियर है? z प्लस 4 किसके इक्वल मिल जाएगा, 6 के इक्वल मिल जाएगा। 2i माइनस 7 किसके इक्वल मिल जाएगा, 2i माइनस 7 मिल जाएगा 3y माइनस 2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A11 इक्वल हुआ A11 के, A12 इक्वल हुआ A12 के, A13 इक्वल हुआ A13 के, एंड -6 के प्लेस में -6 है, इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। यह A22 एलिमेंट है, इसका कंपैरिजन इस
ए टू से होगा तो ए माइनस वन का वैल्यू क्या मिलेगा, -3 मिल जाएगा। ए माइनस वन इज इक्वल टू -3 मिल गया। एंड 0 का कंपेयर इससे करेंगे क्योंकि यह A23 है और ये भी A23 है, तो 0 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2C+2। 2C+2। नेक्स्ट है B-3 इज इक्वल टू 2B+4। A31 जो होगा A31 के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे B-3 का वैल्यू इक्वल कर देंगे 2B+4 के। अब सभी को सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, b है इधर, 2b लेफ्ट में लाएंगे -2b हो गया, इधर 4 ऑलरेडी था -3 +3 हो गया, 4 3 क्या मिल गया 7, b -2b क्या मिलेगा -b, यानी b इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करें +3 राइट साइड में -3 हो गया। यहाँ से z का वैल्यू फाइंड करें तो 6 + 4 राइट साइड में गया -4, यानी z इज इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। यहाँ से 2y 3y को लेफ्ट में लाएंगे, प्लस -7 राइट साइड में +7 हो गया, -2 ऑलरेडी था, 2y - 3y -y हो गया, 7 - 2 5 हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। यहाँ से -1 राइट साइड में जाएगा तो +1 - 3 +1 - 2, a का वैल्यू -2 आ गया। यहाँ से 2c को लेफ्ट में लाएंगे तो -2c हो जाएगा, राइट साइड में 2 है, c इज इक्वल टू 2/-2, यानी कैंसिल आउट होकर क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो a का वैल्यू क्या मिल गया है -2, b का वैल्यू क्या मिल गया है -7, c का वैल्यू क्या मिल गया है -1, x का वैल्यू क्या मिल गया -3, y का वैल्यू क्या मिल गया -5, z का वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे इक्वेशन दिया गया है, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, यानी जिसमें इक्वल का सिंबल होता है वो इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन को देखकर हमें क्या करना है, ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहला मैट्रिक्स है जो कि 2x2 का है, दूसरा मैट्रिक्स भी 2x2 का है, बीच में इक्वल का सिंबल लिखा है, इसका मतलब यह क्या है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के रूल से हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल दिया है। तो इक्वल कब होता है, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, देयरफॉर कंपेयर बोथ साइड। कंपेयर बोथ साइड, जब दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को क्या कर देंगे, इक्वल। कंपेयर करते हैं तो 2a + b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4, 2a + b इज इक्वल टू 4 एंड a - 2b इज इक्वल टू -3, a - 2b इज इक्वल टू -3 एंड 5c - d इज इक्वल टू 11, 5c - d इज इक्वल टू 11 एंड 4c + 3d इज इक्वल टू 24, 4c + 3d इज इक्वल टू 24। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए, इसको सेकंड लेट कर लीजिए, इसको थर्ड लेट कर लीजिए, इसको फोर्थ लेट कर लीजिए। अब यहां से ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है, तो यह इक्वेशन ए और बी के फॉर्म में है, दूसरा इक्वेशन बी ए और बी के फॉर्म में है, दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, ए और बी निकाल लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन तीसरा, थर्ड एंड फोर्थ क्या है, सी डी के फॉर्म में है, तो इन दोनों को भी सॉल्व करके सी डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए और बी के फॉर्म में है, तो इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए या तो ए का कोएफिशिएंट या तो बी का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ बी का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट 2 है, तो इन दोनों को कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 4 8 एंड सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज रहने देंगे, a - 2b इज इक्वल टू -3। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो +2b - 2b ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे जब तो +2b - 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 एंड a 5 पे हो जाएगा, 8 एंड -3 5 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 5/5, यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा तो कैंसिल होके 5
1 जा 5 यानी आ जाएगा 1। ए का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। ए का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट करके बी का वैल्यू निकालेंगे। पुट वैल्यू ऑफ ए, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिलता है, फर्स्ट में पुट करेंगे का वैल्यू 1 तो 2 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 4 यानी b इज इक्वल टू 4, 2 1 जा 2 राइट साइड में जाएगा -2, 4 -2 क्या आ जाएगा 2। b का वैल्यू क्या हो गया 2 और a का वैल्यू क्या हो गया 1। यहाँ पे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में c और d के फॉर्म में है तो इसमें हम d का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। d का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है तो इस इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 जा 15 c माइनस 3 का d में करेंगे 3d इज इक्वल टू 3 11 जा 33 एंड इक्वेशन फोर्थ को हम एज इट इज रहने देते हैं 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। दोनों को सॉल्व करें, ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये माइनस 3d है प्लस 3d कैंसिल आउट हो जाएगा 15c एंड 4c 19c हो जाएगा। 33 24 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 3 4 7 2 5 57। c इज इक्वल टू 57 अपॉन 19 से कैंसिल आउट करेंगे तो मिल जाएगा 3। c का वैल्यू क्या आ गया 3। पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए या तो थर्ड में या तो फोर्थ में। हम थर्ड में पुट करते हैं तो थर्ड में पुट करेंगे c के प्लेस पे 3 तो यह मिल जाएगा 5 इंटू c के प्लेस पे 3 माइनस d इज इक्वल टू 11 यानी 5 3 जा 15 माइनस d इज इक्वल टू 11 माइनस d इज इक्वल टू मिल जाएगा 11 15 राइट साइड में जाएगा माइनस 15 11 माइनस 15 माइनस 4 इधर माइनस d है माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ d इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर इसमें इक्वल दिया था, दोनों साइड को कंपेयर करके हमने 4 इक्वेशन बनाया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व किया a का वैल्यू 1 मिला, b का वैल्यू 2 मिला और थर्ड फोर्थ को सॉल्व किया तो c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 4 मिल गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 12th क्लास का रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।